नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड के रूप में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा है। क्या यह मुद्दा चुनाव में टर्निंग पॉइंट बन सकता है? क्या चुनावी बॉन्ड विपक्ष की नैया पार लगा सकता है? क्या चुनावी बॉन्ड का मुद्दा पीएम मोदी की जी तोड़ मेहनत पर पानी फेर सकता है? और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही सरकार ने अचानक CAA लागू करने का फैसला लिया? इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति या संस्था की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को देने और 15 मार्च तक चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर उन्हें अपलोड करने का आदेश जारी कर सरकार को तगड़ा झटका दिया, जबकि मुद्दों की तलाश में भटक रहे विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया। राहुल गांधी ने फौरन ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वादा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है। चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, प्रोटेक्शन लो। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार। यही है भाजपा की मोदी सरकार। दोस्तों, भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। सरकार ने इसे लागू करते वक्त दावा किया था कि इससे चुनाव में इस्तेमाल होने वाले काले धन पर रोक लगेगी और लेन देन में पारदर्शिता आएगी। अब आइए बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं। ये एक प्रॉमिसरी नोट यानी वचन पत्र की तरह है, जिससे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हैं। तीसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। ये एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है, बिल्कुल जैसे कि करेंसी यानी हमारा रुपया। जिस तरह रुपया एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाता है और उसका कोई एक मालिक नहीं होता, वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा इनकैश किए जाने से पहले कई हाथों से होकर गुजर सकते हैं। यानी उसका भी कोई मालिक नहीं होता है, उसकी भी कोई पहचान नहीं होती है। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि सिर्फ 10 दिनों के लिए ये अवेलेबल रहता है, उसमें जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, नहीं तो चूंकि अभी चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरकार चाहती तो 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए भी इनको इशू कर सकती थी। दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा वक्त से लंबित था। फैसले की टाइमिंग ने सरकार के लिए परेशानी जरूर पैदा की है। एक तरफ इसका मकसद चुनाव में साफ पैसों का इस्तेमाल बताया गया है, लेकिन इसके प्रावधानों के तहत जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि बॉन्ड किसने खरीदा और किस पार्टी को दिया। यह सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। एक आलोचना यह भी है कि यह योजना बड़े कॉरपोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना
पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। अब इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM ने दायर की थी। याचिका में यह कहा गया कि भारतीय और विदेश कंपनियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को गुमनाम फंडिंग का इलेक्टोरल बॉन्ड बड़ा स्कोप देता है और यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड कानून को सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन भी माना गया। इसमें एक सवाल FCRA नियमों में बदलाव कर विदेशी कंपनियों को भी चंदा देने का दरवाजा खोलने का है। FCRA आपको पता है जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आते हैं, बहुत सारे जो NGOs होते हैं उनको FCRA के तहत ही चंदा मिलता है। तो उन नियमों में भी बदलाव किया गया कि अब विदेश में बैठा हुआ आदमी भी जो है वो चाहे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो शिकायत ये थी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय जो लॉबिस्ट्स होते हैं, बहुत सारे लॉबिस्ट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अलग अलग देशों में अपने देश का प्रभाव जमाते हैं, अपने विचारधारा का प्रभाव जमाते हैं, उसके लिए वो पैसों से वहाँ की या उस देश की राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करते हैं। तो ये शिकायत भी थी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्ट्स को भारतीय राजनीति में बॉन्ड्स के माध्यम से घुसपैठ का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड कानून पास हुआ उस वक्त इसे मनी बिल के तौर पर पेश किया गया था। तो ये इससे भी सरकार की मंशा पर सवाल उठे थे कि आखिर मनी बिल के तौर पर क्यों लाया जा रहा है। अच्छा, मनी बिल के साथ सरकार के पास फायदा ये होता है कि उसको लोकसभा में आपको सिर्फ पेश करना है, राज्यसभा से पास कराने की जरूरत नहीं होती है। यानी अगर लोकसभा से मनी बिल पास हुआ तो राज्यसभा से पास नहीं कराना होता और वहीं से वो कानून बन जाता है। तो उस समय मोदी सरकार ने यही किया था कि इसे मनी बिल के तौर पर पेश किया था और लोकसभा में चूंकि मेजॉरिटी थी, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए लोकसभा से ही पास करके उन्होंने इसको कानून बना दिया था। तो विपक्ष ने यही आरोप लगाया था कि जानबूझकर इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के तौर पर पेश किया गया। अब दोस्तों देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी शॉर्ट फॉर्म जो ADR के तौर पर ये जाना जाता है, इसने बताया था कि 2022-23 के लिए 12,167 डोनेशन आए थे टोटल। उसमें से 850.4 करोड़ का चंदा राजनीतिक पार्टियों को मिला। इसमें से 719.8 करोड़ बीजेपी को, 79.9 करोड़ कांग्रेस को मिला। हम सिर्फ 2 ही बड़ी पार्टियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2021-22 में यानी कि एक साल पहले ही आप देखिए तो बीजेपी को 614.62 करोड़, जबकि कांग्रेस को 95.45 करोड़ चंदा मिला था। यानी कांग्रेस के चंदे में 16.27% की कमी आई, जबकि बीजेपी के चंदे में 17.12% का इजाफा हुआ। यानी कि साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए फायदा पहुंचा है, जो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है बाकी पार्टियों की तुलना में। इलेक्टोरल बॉन्ड में गुमनाम डोनर के कारण एक शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलने की भी रही है। कहा गया है कि सिर्फ चंदा देने के लिए, सुनिए, सिर्फ चंदा देने के लिए ही शेल कंपनियों की भरमार हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी आशंकाएं थी कि लोग सिर्फ इसलिए शेल कंपनीज बनाएंगे ताकि उसके माध्यम से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकें और उनसे कोई पूछताछ भी ना हो, उन पर कोई सवाल भी ना खड़े हो। तो कुल मिलाकर शिकायत यही रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पारदर्शिता की जगह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर शुरू से ही सवाल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भी बीजेपी को ही हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन बड़ा सवाल है दोस्तों कि यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेगा। इसमें दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के गुमनामी क्लॉज पर प्रहार कर सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को भुना पाएगा। मुझे इसमें संशय लगता है। राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत है कि उनमें अपनी बात ढंग से जनता तक पहुंचाने की कला नहीं है। नतीजा यह होता है कि वो अपनी ही बात में उलझ जाते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही
वो इतने उत्साहित हो गए कि फौरन उन्होंने ट्वीट कर दिया और सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला। और जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ना कहीं खुद उनको नुकसान झेलना पड़ता है। उससे बहुत ज्यादा असर जनता पर भी नहीं पड़ता है। असल में जनता को मतलब काम से है। वो ये चाहती है कि जो उसकी जरूरतें हैं वो पूरी हों, और इसमें नरेंद्र मोदी पीछे नहीं रहे हैं और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर क्षेत्र में मोदी सरकार की छाप नजर आती है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़कों का जाल बिछता जा रहा है, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, गरीबों को मकान हो, इकोनॉमी, डिफेंस या विदेश नीति, या फिर गरीबों को मुफ्त राशन देना हो, जम्मू कश्मीर से 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक खत्म करना हो, राम मंदिर बनाना हो। पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने इतने काम कर दिए हैं कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आम जनता है उसको सीधे सीधे मतलब है कि उसकी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो, उसको सुविधाएं मिले, उसके पास रोजगार के साधन हो। अगर वो सारी चीजें उसकी पूरी हो रही हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे से उसको फर्क पड़ेगा, मुझे इसमें संशय लगता है। और पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने जैसे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी का होना ही जरूरी है। इसलिए जनता उनकी जगह किसी और को बागडोर सौंपने का ख्याल नहीं करेगी। मोदी सरकार ने अपने तरकश में सीएए का तीर बहुत पहले से ही रखा हुआ था, जिसे ऐसे ही किसी समय पर इस्तेमाल करना था। इससे पहले कि विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड पर फोकस करता, सरकार ने सीएए लागू कर विपक्ष को डीफोकस कर दिया है। कुल मिलाकर मेरा आकलन तो यही कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में टर्निंग पॉइंट नहीं होगा और नरेंद्र मोदी की हैट्रिक तय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या लोकसभा चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कुछ असर डालेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।